नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। जो मानव भूगोल में बस्ती भूगोल है, उसका महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बस्तियां क्या होती हैं। तो मानव है जहाँ पर अपना निवास स्थान, घर, मकान आदि के रूप में जहाँ स्थायी रूप से निवास करता है, उसे हम बस्ती कहते हैं। ठीक है। घरों को, तो ये जो घरों की संख्या है वो एक से लगा के सैकड़ों के रूप में भी हो सकती है। और इन घरों को जो निर्मित करने वाली सामग्री है वो घास फूस लकड़ी मिट्टी से लेकर ईंट सीमेंट चूना लोहा के से निर्मित हो सकती हैं। तो मानव के निवास के जो घर हैं उनको स्थायी रूप से जो निवास करता है उनको सम्मिलित करके जो घरों की संख्या उन्हें हम बस्ती कहते हैं। तो बस्तियां हैं उन्हें हम कार्य के आधार पर दो रूपों में बांट सकते हैं। एक है ग्रामीण बस्तियां और दूसरी है नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्ती वो है जो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती है, जिनका जो मुख्य व्यवसाय है प्राथमिक क्रियाएं हैं उन पर आधारित होता है। उनका जो जीविका उपार्जन का जो साधन है, ठीक है, वो कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होता है। और उन्हें हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, जहाँ पर जैसे प्राथमिक व्यवसाय में जैसे लकड़ी काटना, है ना, और पेड़ों से जड़ी बूटी इकट्ठी करना, खनन करना, कच्चा माल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल फल एकत्रित करना आदि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन वो ये जो कार्य जहाँ पर होते हैं उन्हें हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ठीक है। दूसरी है नगरीय बस्तियां, जो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम नगरीय बस्ती कहते हैं। जिनके जो कार्य हैं, व्यवसाय के जो कार्य हैं, वो गैर कृषि कार्य होते हैं, जिनमें निर्माण उद्योग परिवहन व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है, वो नगरीय बस्ती कहलाते हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। और ये जो प्रकार हैं वो घरों की दूरी पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है सघन बस्ती, जिसे हम सकेंद्रीय और पुंजित बस्ती भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त बस्ती, तीसरा है खंडित बस्ती और चौथा है प्रकीर्णन बस्ती। तो हम बात करें सघन बस्ती। जो सघन बस्ती है उसमें जो घर है उनकी जो बसावट है वो पास पास सटे हुए होते हैं। ठीक है। कि एक दूसरे के बहुत करीब जहाँ पर बसे हुए घर होते हैं वो सघन बस्ती के अंतर्गत आते हैं। और सघन बस्ती बसने का जो आधार है, ठीक है, उसका जो कारण है वहाँ पर ये है कि जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें जहाँ पूरी होंगी वहीं पर सघन बस्ती का निर्माण होगा। ठीक है। जैसे जहाँ पर धरातल समतल हो, मिट्टी उपजाऊ हो, पर्याप्त वर्षा हो, पीने की पानी की उपलब्धता हो और परिवहन के संसाधन है उसकी सुविधा हो, तो इस और कृषि है वो विकसित रूप से की जाती हो। इस प्रकार की सुविधा जिस क्षेत्र पे भी जिस जगह पे भी मिलती है वहाँ पर सघन बस्तियों का निर्माण होता है। ठीक है। और सघन बस्ती को अगर हम देखें तो विश्व के जितने भी जो जलोढ़ मैदान हैं, ठीक है, जहाँ पर अत्यंत उपजाऊ कृषि योग्य भूमि मिलती है वहाँ सघन बस्ती देखने को मिलती है। और भारत के जो विशाल मैदान हैं और विश्व में जो घास के मैदान हैं या नदी घाटी क्षेत्र हैं जितने भी है उनकी तलहटी में जो जनसंख्या का जमाव है सघन बस्ती के रूप में मिलता है। ठीक है। दूसरा है संयुक्त बस्ती।
संयुक्त बस्ती में ये होता है कि सघन बस्ती का ही स्वरूप कह सकते हैं कि एक जो मुख्य बस्ती है उसके आसपास उपबस्ती का बस जाना, छोटे-छोटे और घरों का या गाँवों का बस जाना संयुक्त बस्ती कहलाता है। कि संयुक्त रूप से एक और गाँव का या दू दो 1 या 2 या 3 गाँवों का जो बस जाना वो संयुक्त बस्ती के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई गाँव है, उसका कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो लोगों को वहाँ क्या है, गाँव से वहाँ पर आने-जाने में समस्या होती है, रोज़ आना, कई चक्कर लगाना। तो लोग क्या करते हैं कि अपना वहाँ पे भी अपना घर और निवास स्थान बसा लेते हैं, मुख्य गाँव को छोड़कर, ताकि उनका जो आने-जाने का जो समय है वो बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से अपना जो खेत पे जाकर जो बसावट करती है, वहाँ पर एक नई बस्ती का स्वरूप निर्मित होता है, जो नंगला के रूप में होता है और वो संयुक्त बस्ती की श्रेणी में आता है। ठीक है? तो मुख्य गाँव से कुछ दूरी पर जाकर घरों का जो बस जाना है, वो संयुक्त बस्ती में आता है और इस संयुक्त जो दूरी पर जाकर जो बस घर बसते हैं, उसे हम हैमलेट कहते हैं। ठीक है? हैमलेट को जैसे हम अगर लोकल भाषा में देखें तो कोई नंगला कहेगा, कोई नंगली कहेगा, कोई कोई पुरा कहेगा, कोई टोला कहेगा, इस तरीके से हम हैमलेट को कई नामों से जानते हैं। अब तीसरा है इसमें खंडित बस्ती। खंडित बस्ती का मतलब है कि बस्ती है, उसमें जो घरों की जो है दूरी है वो बहुत दूर-दूर बसे हुए रहते हैं, पर इन दूर-दूर पर बसे हुए घरों को भी हम गाँव एक ही बस्ती के रूप में देखते हैं। उसे हम खंडित बस्ती कहते हैं। कि घर एक दूसरे से दूर-दूर पर बसे हुए होते हैं, परंतु सामूहिक रूप से मिलकर ही इस बस्ती का निर्माण होता है। घरों की बसावट, घरों के बीच की दूरी को छोड़कर या कृषि भूमि को छोड़कर बसते हैं। ठीक है। इस प्रकार की जो बस्ती बसती है वो देखेंगे कि कई स्वरूप होते हैं। एक होता है कि गाँव है वो काफ़ी उसमें मतलब जनसंख्या का भार बढ़ गया है, लोगों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि अपने खेतों पे जाकर दूर-दूर जाके बस जाते हैं। दूसरा, अगर गाँव है उसका विकास अवरुद्ध है, बड़ा हो गाँव हो गया तो अवरुद्ध विकास के कारण जो अनुपजाऊ या बंजर क्षेत्र है या फिर जो वनी क्षेत्र है उसमें जाकर जो जनसंख्या का जो जमावड़ा होता है, वो खंडित बस्ती के रूप में ही होता है। क्योंकि घर है वो दूर-दूर है, भले ही वो उसमें कितना ही डिस्टेंस हो लेकिन सबको मिलाकर जो बस्ती का निर्माण होता है वही खंडित बस्ती कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकरण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती को मतलब एकाकी बस्ती भी कहते हैं और इसमें जो घर है वो सारे अपने कृषि फार्म पे जाकर ही बसते हैं। जो कृषि भूमि पर कि लोग अपने-अपने खेतों पर जाकर बस जाना खंडित प्रकीर्ण बस्ती के अंतर्गत आता है और इसमें क्या है कि लोगों की बसावट कृषि योग्य भूमि को छोड़-छोड़ कर ही होती है और सबका जो मिला-जुला स्वरूप है वो प्रकीर्ण बस्ती के अंतर्गत आता है। इसमें जो झोंपड़ियाँ हैं उनका जो निर्माण है वो घास-फूस से लेकर ईंट, सीमेंट, पत्थर तक होता है। और आजकल ये प्रकीर्ण बस्ती है इसका स्वरूप बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। लोग फार्म हाउस के रूप में इसको फार्म हाउस के रूप में ये नया स्वरूप ले रही है। हर व्यक्ति फार्म हाउस करता है। गाँव के मुख्य क्षेत्र को छोड़कर अपने फार्म पे जाकर घर बना लेता है, खेत पे जाकर और उसकी चारों तरफ बाउंड्री करके उसके फार्म हाउस का स्वरूप हुआ। ठीक है? तो इसे हम प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। इस प्रकार बस्तियों के प्रकार 4 हैं। सघन बस्ती, संयुक्त बस्ती, खंडित बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती।